जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 10 और नए क्वेश्चंस करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है, इसमें दो लिस्ट दी हुई हैं और दोनों को आपस में मैच करना है। तो पहली लिस्ट में है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, डीपीएसपीज। और लिस्ट सेकंड में है यूके, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा। तो ये प्रोविजंस हमने कौन से कंट्री से लिए हैं, ये मैच करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2143। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने यूएस से लिए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिए हैं और डीपीएसपीज आयरलैंड से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़। तो इसका सही आंसर है 1, 3 एंड 4, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ये गलत है। इसके जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे। और ये मल्टी पार्टी बॉडी थी और सेवरल कमिटीज़ बनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction. Third statement, the opinion given by the Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government. Not more than one reference at a time can be made to the Supreme Court under its power of advisory jurisdiction. तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, ये गलत है। और दो केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, या तो अगर कोई प्रेजेंट केस है तब सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही पड़ता है। तो ये हमेशा बाइंडिंग नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट में ये सही है एकदम। जब भी कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगी तो उसको एक फुल बेंच जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं वो हियर करते हैं इसको। और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन किसी भी केस में प्रेसिडेंट पे बाइंड नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। और नंबर ऑफ रेफरेंसेस पे कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। एज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, only a member of the Rajya Sabha can contest for office of the vice president। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, अ कैंडिडेट टू राज्यसभा शुड ऑर्डिनरीली बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग,
और फोर्थ स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ ए मिनिस्टर। तो दोस्तों इसमें ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, नॉमिनेटेड मेंबर भी मिनिस्टर बन सकते हैं, और इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अ कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड ऑर्डिनरीली बी रेजिडेंट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग। तो राज्यसभा के कैंडिडेट को उसी स्टेट का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, इसके बारे में स्टेटमेंट 1 है, इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, implied in wider freedom of expression article 19(1)(a), guaranteed under article 361(a), emanates from operation of rule of law in the country। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड फ्रॉम वाइडर एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का में इम्प्लाइड है, ठीक है। अगला सवाल है एग्जिट पोल के बारे में। सो एग्जिट पोल स्टेटमेंट 1, पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स ऑन कैंडिडेट दे वोटेड, सेम एज ओपिनियन पोल, डिवाइस टू एग्जैक्टली प्रेडिक्ट रिजल्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन। तो इसमें खाली ऑप्शन ए सही है। एग्जिट पोल क्या होते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है पोस्ट इलेक्शन, उसके बाद जो कैंडिडेट ने किसको वोट किया है इसका सर्वे होता है ये, और ओपिनियन पोल से ये बिल्कुल अलग होता है। ओपिनियन पोल प्री इलेक्शन सर्वे होता है, इलेक्शन से पहले, और एग्जिट पोल होता है पोस्ट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें से केवल जो फोर्थ नंबर के चंद्रशेखर जी, यही एक ऐसे इंसान है यहाँ पे जो पहले सीएम नहीं थे लेकिन पीएम बने, बाकी सब लोग पहले सीएम बने फिर पीएम बने। तो इसका आंसर है डी, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन में इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स secured in election to the House of People and Legislative Assemblies but not the majority of votes। तो जो गवर्नमेंट जो भी पार्टियां मिलके बनाती हैं ऑब्वियसली उनके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रहती हैं, तभी वो गवर्नमेंट बनाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उन्हीं को मिले हों। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जहाँ जो इलेक्शन होता है, द इलेक्शंस बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वोट सिस्टम डिसाइड द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजॉरिटी ऑफ वोट्स सिक्योर्ड। तो ऐसा इसलिए है कि जो हमारे यहाँ पे विनर डिसाइड होता है वो रिलेटिव मेजॉरिटी वोट सिस्टम से डिसाइड होता है, कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विनर होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने वोट ही किसी को लेके आने हैं। इसी की वजह से होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स तो होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स भी हों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडिया का FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें विनर डिसाइड होता है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स से, नो मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स से होता है, और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इज नॉट इक्वल टू मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इट डज नॉट इम्प्लाई मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज, डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा
और राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन, इनका जो इलेक्शन होता है वो हाउस के अंदर ही होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपना जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कराता है। और डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस, ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का काम होता है, इसीलिए इसका आंसर है डी, नन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरियस इलेक्शंस इन इंडिया। हमारे यहाँ पे कौन कौन से इनमें से इलेक्शन सिस्टम यूज होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तीसरा है लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चौथा है क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इनमें से सिर्फ पहला और दूसरा यही हमारे यूज होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके इलेक्शन के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि जो राज्यसभा के इलेक्शन है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये यूज़ होता है। तीसरा और चौथा हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो दोस्तों आज के 10 सवाल यहाँ ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम और नए 10 सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।